हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 17 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आने वाले सभी विषयों के जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने ही वाला है। 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। जिनका एडमिट कार्ड में समस्या था कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था, उनका एडमिट कार्ड अब 5 अप्रैल को उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको अच्छे से तैयारी अपना जारी रखना है। जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो होने ही वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द सही से लिखा गया है। सैनिक, कौन सा सही है? सही आंसर होगा ये चौथा वाला जो सैनिक लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए डैश पर्व है। 26 जनवरी का दिन कैसा पर्व होता है? तो ये एक प्रकार का राष्ट्रीय पर्व है। ये तो आपको पता होगा, इजी प्रश्न है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, संविधान भी लागू हुआ था। इसको याद रखना है। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को भरना है। गोपाल आजकल चित्रकला का डैश कर रहा है। गोपाल आजकल चित्रकला का डैश कर रहा है। चित्रकला का क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या फील होगा? यहाँ पे आंसर होगा अभ्यास। चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। प्रैक्टिस को ही अभ्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे किसमें त्रुटि है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, यहाँ पे चूज करना है कि किस जगह पर यहाँ पर त्रुटि है। लिखा गया है, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और ना ही राष्ट्र। न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है, यहाँ पे शक्ति नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था सकता है। आगे बढ़ सकता है यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे मिस्टेक है। ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी त्रुटि है, जहाँ पर वो चूज करना है गलत जगह को पहचान करना है कि कहाँ पर इस वाक्य में गलत दिया गया है। वाक्य है, मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए बहुत है, यहाँ पे मनुष्य के होना चाहिए था। मनुष्य के आवश्यकता के लिए, मनुष्य के या फिर यहाँ पे की होना चाहिए था। मनुष्य की आवश्यकता के लिए होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये दूसरा बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे दूसरे स्थान यहाँ पे गलत है, तो ये दूसरा वाला सही होगा। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका मार्क्स 85 के अप्रॉक्स आ जाएगा तो आप निश्चिंत रहे, आपका एग्ज़ाम अवश्य ही क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे क्या फील होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान में राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। क्या करके लौटे? चोरी करके। ये तो नहीं होगा, राजा हर्षवर्धन है तो चोरी तो करेंगे नहीं। नृत्य नाटक दिग्विजय, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे सही आंसर होगा दिग्विजय। दिग्विजय मतलब विजित होकर लौटे, यानी कि जीतने को दिग्विजय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राजा हर्षवर्धन दिग्विजय होकर लौटे, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तालाब को सरोवर भी बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं, तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। बाग, बगीचा, ये सब समुद्र आपको पता है, तो यहाँ पे ये पोखर जो है ये इसका है, तालाब का है। तालाब को पोखर, सरोवर आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जो एक ही राग आलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग आलापना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? एक ही राग आलापना क्या होगा इसका आंसर? इसका मतलब होता है एक ही बात बार बार कहना। एक ही बात को बार बार कहना, ये
एक ही राग अल्पना का मुहावरा होता है। मुहावरे का अर्थ यही होता है। विलोम चुनना, यहाँ पे खरा, खरा का विलोम खोटा होता है, ये तो आपको पता होगा, इजी प्रश्न है, खरा का खोटा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पे। अभिषेक, अभिषेक कौन सा सही है? अभिषेक, अभिषेक यहाँ पे तो मूर्धन्य सो होना चाहिए था। हाँ, ये चौथा वाला सही है, अभिषेक। ये सभी गलत है, ये चौथा बिल्कुल सही है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है कि कैसे लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार, विस्तार कौन सा सही है? आपको बताना है विस्तार कौन सा सही है। विस्तार, ये पहला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे कपोत जो लिखा गया है, इसको प्रतिस्थापित करके, यानी कि कपोत के बदले में यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। कपोत मतलब क्या होता है? कबूतर होता है, तो यहाँ पे कबूतर भी लिख सकते हैं। वाक्य अंश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं? अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं? चरित्रवान कहा जाता है। जिसका अच्छा चरित्र होता है उसको चरित्रवान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी क्या नहीं छोड़नी चाहिए? यहाँ पे क्या फील होगा? मनुष्य को अपनी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? क्रोध नहीं छोड़ना, क्रोध तो छोड़ना ही चाहिए आदमी को, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। सही कौन सा होगा इसमें से? इसमें से सही होगा, मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्यता, मनुष्यता नहीं छोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ यहाँ पे होगा। कलम से सोचा तो नहीं जाता है, भेजा भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, लिखा जाता है, तो कलम से क्या होता है? कलम से लिखा जाता है, तो ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? संबंध कारक कौन सा नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा आधार। आधार ये संबंध कारक नहीं है। आधार संबंध कारक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वंश, अधिकार, अंश, ये सभी एक संबंध कारक है। ये सभी, ये एक प्रकार से संबंध को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय देख लेते हैं। समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? लोग तो हो जाएगा, गण भी होगा, वर्ग भी होगा, प्रेस, प्रेस नहीं होगा। ये चौथा वाला बिल्कुल सही है, चौथा वाला बिल्कुल सही है। ये सभी गण, लोग, वर्ग, ये सभी समूहवाचक होता है। जैसे व्यक्ति के आगे हम अगर व्यक्ति गण लगा देंगे तो वहाँ पे बहुवचन बन जाता है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलने का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ होता है? छाती पर मूंग दलना मतलब होता है पास रहकर दुख देना, दूर रहकर नहीं होगा। छाती पर तो यहाँ पे क्या होगा? पास रहकर दुख देना हो जाएगा। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तेली का बैल होना, तेली का बैल होने का मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे होना, बुरी तरह काम में लगे होना। तेली का जो बैल होता है वो हमेशा काम करते रहता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। झट, झट तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द है। झट, झट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछा जा रहा है कि झट का तत्सम क्या होगा। झट का तत्सम आपको बताना है क्या होगा। झट का तत्सम, झट का तत्सम हो जाएगा अष्ट। ही जो दिया गया ये एक तद्भव है, इसका तत्सम पूछा जा रहा है। ही का तत्सम, ही क्या क्या होगा? इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा हृदय, हृदय को ही कहा जाता है। मिथ्या शब्द का विलोम, मिथ्या, मिथ्या का विलोम क्या होगा? मिथ्या का विलोम क्या होगा? मिथ्या मतलब
जो असत्य होता है, झूठ होता है, उसी को कहा जाता है मिथ्या। तो असत्य का उल्टा सत्य होता है, तो मिथ्या का उल्टा भी सत्य हो जाएगा। वास शब्द का सही विलोम, वास, वास क्या होता है? वास मतलब कमी होता है, किसी चीज़ में अगर वास हो रहा है तो वहाँ पे कमी होना होता है, तो इसका उल्टा पूछा जा रहा है। कमी मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा विकास। कमी होना, इसका उल्टा होता है विकास होना। वास होना का उल्टा होगा विकास होना। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? आदि ग्रंथ एक सिखों का एक ग्रंथ होता है आदि ग्रंथ। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है। गुरु रामदास ये सिखों के चौथे गुरु थे। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है ये बताना है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, जिसमें राजा हर्ष के बारे में दिया गया है। ये बाणभट्ट के द्वारा ये बुक लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? ये एक प्रकार का आत्मकथा है जो कि 4 खंड में लिखा गया है। चारों का नाम यहाँ दिया गया है, आप देख रहे हैं। ये जो है इस आत्मकथा के लेखक कौन है? किनकी आत्मकथा है? सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से आंख का पर्यायवाची क्या होता है? क्या नहीं है? आंख का पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, लोचन, ये सभी तो होता ही है। इसमें से कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो दृष्टि। दृष्टि आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। अक्षि, चक्षु, लोचन, नेत्र, ये सभी आंख का पर्यायवाची होता है, जबकि दृष्टि नहीं होता है। तो यहाँ पे दृष्टि को आपको टिक करना है, ये बिल्कुल सही है। कुकरमुत्ता। कुकरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। कुकरमुत्ता काव्य के लेखक का क्या नाम है? सही आंसर होगा निराला। निराला। दीपशिखा काव्य के लेखक का नाम बताना है। दीपशिखा। दीपशिखा। दीपशिखा काव्य के लेखक का नाम क्या होता है? क्या होगा? सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बिल्कुल सही आंसर है। युगवानी। युगवानी। युगवानी काव्य के लेखक का नाम बताइए। युगवानी काव्य के लेखक का नाम बताना है, तो यहाँ पे पंत हो जाएगा। पंत बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्न हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग साइंस और जीके को देख लेते हैं। पहले यहाँ पे साइंस है। साइंस के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। साइंस के प्रश्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? K का ऑक्सीकरण 1 होता है, उसके बाद Mn का हम लोग x मान लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे -2 गुना 4 कितना होगा? -8 होगा। -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो x बराबर 7 निकल जाएगा। x बराबर 7 निकलेगा। 7 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इथाइन के जलयोजन से मिलता है। इथाइन को अगर हम जल में डुबो देंगे तो क्या मिलेगा? इथाइन के जलयोजन से क्या मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? इथाइन के जलयोजन से मिलता है एथेनल। एथेनल मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एथेनल मिलता है, एथेनॉल नहीं करना है ठीक आपको। एथेनल बिल्कुल सही आंसर है। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन कितना होगा? 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन कितना होगा? 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन बताना है। सही आंसर होगा 2 ग्राम। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन 2 ग्राम होगा। काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, तो 22 लीटर जो होगा वो 2 ग्राम के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2 ब्यूटीन। एक फेम्टोमीटर तुल्य है। एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फेम्टोमीटर। सबसे छोटा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है ये बताना है।
सबसे छोटा फूल कौन सा है? सही आंसर होगा बुल्फिया। बुल्फिया ये सबसे छोटा फूल होता है। और रिफ्लेसिया जो है ये क्या है? ये सबसे बड़ा फूल है। ये सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको रिफ्लेसिया को सही करना है, और छोटा पूछा जाए तो बुल्फिया सबसे छोटा है। मैंगीफेरा ये आम को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द दिया है। इकोसिस्टम किसने दिया है? इकोसिस्टम दिया है टेंसले ने। एक इकोसिस्टम किसने दिया है? टेंसले ने दिया है। कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? C12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। C12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? C12 में न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे में 6 होता है, तो 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल जाएगा। न्यूट्रॉन 6 निकल जाएगा। और आपको यहाँ पे प्रोटॉन भी पूछा जाता तो प्रोटॉन भी 6 ही होता। प्रोटॉन अगर पूछा जाता तो प्रोटॉन भी 6 ही होता, क्योंकि प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है, इसलिए दोनों 6-6 हो जाएगा। जोहानसन ने दिया है। जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया है ये बताना है। जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया है? सही आंसर होगा वायरस। वायरस शब्द जोहानसन के द्वारा दिया गया है। वायरस किसके द्वारा दिया गया है? जोहानसन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? न्यूमेटिक हड्डी किसमें होता है? न्यूमेटिक हड्डी पक्षियों का एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी पक्षियों का एक अभिलक्षण है। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक SR कश्यप। SR कश्यप बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कौन है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, कपूर का शोधन किया जाता है। कपूर का शोधन यानी कि कपूर को साफ कैसे किया जाता है? तो अध्रुवपातन के द्वारा। कपूर को अध्रुवपातन के द्वारा साफ किया जाता है। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन किसका होता है? सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। दोनों बराबर होता है, इसीलिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में होता है? हीलियम में होता है। फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? किसके उत्पादन में फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है? सही आंसर होगा बेकेलाइट। सही आंसर है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या। सही आंसर होगा 8। तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त में कितने हैं? 8 तत्व हैं। सूत्री विभाजन नहीं होता है। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? ये पूछा जा रहा है। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? सूत्री विभाजन जीवाणुओं में सूत्री विभाजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग इनमें से कौन नहीं है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता है। अमीनो अम्ल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे जीके का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है, ये आपको अच्छे से देखना है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? हीराकुंड 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 प्रोजेक्ट किस नदी पर है? सही आंसर होगा महानदी। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। अगला प्रश्न, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जापान। जापान को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पुनः वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा है? पुनः वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया है? पुनः वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? सही आंसर होगा वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को कब मिला था? कहाँ पर मिला था? महापरिनिर्वाण मतलब उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है। उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में बिहार में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? बिहार का ही कोई जगह होगा। सही आंसर होगा पटना। पटना में 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया, सही आंसर होगा 2003। 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा दिया गया है। शुरू में कितना भाषा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषा थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर होगा पटना में। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सासाराम किसका मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। 94 विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? यानी कि 3 स्तर वाले पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य में अपनाया गया था? इसका आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले अपनाया गया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध के प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा गिरिब्रिज। गिरिब्रिज में मगध का राजधानी था। बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र किया गया था। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो अशोक के समय में कौन सा हुआ था, ये पूछा जा रहा है। अशोक के समय कौन सा हुआ था? अशोक के समय हुआ था तीसरा। अशोक के समय तीसरा हुआ था और चौथे वाले में काला अशोक थे।
संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति कौन थे ये बताना है। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूपण बोला जाए या फिर प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर है। 1902 में सिताब दिरिया एक बिहार में एक जगह है, इनमें किसका जन्म हुआ था? सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इनका जन्म हुआ था। इनको लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार केसरी कहा जाता है। इनको हाल ही में पद्मश्री भी मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंग्लिश के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 105 तक आपको इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। तो ये ज़्यादा कोई भारी नहीं रहता, ये आपको अपने से करना है। यहाँ पे फिर से एक पैसेज दिया गया है दोबारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 तक तो पैसेज वाला ही है। इसके बाद अगला आगे देख लेते हैं। आगे 11 में क्या है? 11 में क्या दिया गया है कि इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है गो, इसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। यू आउट नॉट टू गो देयर बट यू डिड, क्या होगा यहाँ पे? इसको अगर हम लोग इम्प्रूव करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यू आउट नॉट टू हैव गोन देयर, यहाँ पे ये पहला वाला होना चाहिए था, हैव गोन देयर बट यू डिड। यहाँ पे फिल करना है। केनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी डिफर्स डैश फ्रॉम मार्क्सियन, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे होगा मार्केटली, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सेलेक्ट द एंटोनिज्म इमिनिएंट का एंटोनिज्म क्या होता है, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है? क्या होता है इसका उल्टा? इसका सही आंसर होगा इस्केपेबल। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अभी हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश के प्रश्नों को हम लोग अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले वीडियोस का लिंक आप लोग को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।